सरफराज भुगटी को निगरान वफाकी वजीर दाखिला बनने के कामिल 1.5 माह बाद ये बात मालूम हो गई है कि मुल्क में स्मगलिंग करवाने वालों में कौन कौन शामिल है और इन्होंने इस सिलसिले में स्मगलिंग में मुआवनत करने वाले सरकारी अफसरों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की बात करके इस दरीना राज से भी पर्दा उठा दिया है। ताहम मजे की बात यह है कि जो बातें स्मगलिंग के गढ़ बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वजीर दाखिला को 3-4 दिन कबल मालूम हुई हैं, वो मखलूक खुदा को गुज़िश्ता कई अशरों से मालूम थी। मुल्क में गंदम की किल्लत हो जाती थी तो शोर मचता था कि गंदम फलां मुल्क में स्मगल हो रही है। सवाल उठता था कि क्या गंदम एयरपोर्ट से बैरून मुल्क ले जाने वाले लोग जेब में, बैग में या संदूक में डालकर ले जा रहे हैं, जो किसी को दिखाई नहीं दे रही। लाखों टन गंदम को किसी शॉपर या पुड़िया में डालकर ले जाना तो रहा एक तरफ, इसे तो गधों पर लाद कर भी अफगानिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। जाहिर है ये सब कुछ ट्रकों और ट्रॉलरों पर होता था और ट्रक पहाड़ों की पगडंडियों और दुश्वार गुजार रास्तों से नहीं बल्कि बाकायदा सड़कों के जरिए जाते होंगे और इन सड़कों पर चेक पोस्टें भी होती होंगी और इन पर मुहाफिज भी होंगे, कस्टम के अफसरान भी होंगे, FC के अहलकार भी होंगे, मुख्तलिफ एजेंसियों के नुमाइंदे और सरहदों की हिफाजत पर मामूर इदारों के लोग भी होंगे। तो भला इन सब की मौजूदगी में सब कुछ कैसे होता रहा? मुल्क में यूरिया की शॉर्टेज हुई तो मालूम हुआ कि यूरिया खाद का पाकिस्तान में रेट अगर 3,500 रुपये फी बोरी है तो वस्त एशियाई रियासतों में इसकी कीमत 10,000 रुपये फी बोरी था। बस फिर क्या होना था? परदेसी थैलों में नोट लेकर आए और खाद फैक्ट्रियों से ट्रॉलर लोड करके चलते बने और माछी गोट और मीरपुर माथेलों से ये ट्रॉलर सीधे चमन और तुर्खम बॉर्डर से होते हुए ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। लेकिन मुल्क अजीज की सरहदों पर बैठे हुए दर्जन भर इदारों के जिम्मेदारों को कानो कान खबर ना हुई। जाहिर है अगर ये सब कुछ अशरों तक चलता रहा है तो बहुत से लोग इस सारे निजाम के बेनिफिशरी भी होंगे। ये कौन थे सबको मालूम है, लेकिन अगर किसी को मालूम नहीं तो उन्हें ही मालूम नहीं जिन्हें ना सिर्फ ये कि सब कुछ मालूम होना चाहिए था बल्कि उनको हर बात मालूम होने का दावा भी सबसे बढ़कर है। ईरान से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग का इल्म तो बच्चे बच्चे को है और हर चौथे बंदे को यह भी खबर है कि यह स्मगल शुदा डीजल शहर के किस किस पेट्रोल पंप पर और नवाही इलाकों की किस किस पेट्रोल एजेंसी पर खुलेआम फरोख्त हो रहा है। यह स्मगल होने वाला तेल मुल्क के आखिरी शहर तक पहुंच जाता है और इंसदाद स्मगलिंग के जिम्मेदारों को इस सारे मामले की कोई खबर नहीं होती। अगर खबर नहीं तो इनकी नालायकी और नाअहली पर अशरों तक किसी ने खबर क्यों नहीं ली, और अगर इन्हें खबर थी और सब कुछ हो रहा था तो किसी ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। बकौल शख्स से ये करोड़ों रुपए रोजाना और अरबों रुपए माहाना की गेम थी और इसमें हर अफसर तयशुदा असूलों और तरीकाकार के मुताबिक बाकायदा हिस्सेदार था। इस गेम में लोगों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनाए और इसके एवज मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया गया। सिर्फ एक बोटी खाने के एवज पूरा बकरा ज़िबा करके रख दिया गया। इस सारे सिस्टम की ताकत का यह आलम था कि सबको इल्म था मगर किसी में रोकने की जुर्रत नहीं थी कि इसमें ऐसे बड़े बड़े लोग हिस्सेदार थे कि बंदा नाम लेने लगे तो हवा ढीली हो जाए। 1-2 साल से तो मामला बाकायदा तयशुदा मंसूबा बंदी के जरिए जारी था। डॉलरों की किल्लत और ज़र मुबादला में कमी का यह हल निकाला गया कि मुल्की इंपोर्ट बिल जो 50 अरब डॉलर से भी बढ़ गया था, उसे कंट्रोल करने की खातिर ईरान से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग को बाकायदा गैर तहरीरी किस्म की इजाज़त के तौर पर लागू कर दिया गया और काम थोड़े से पर्दे में था। इसे बिल्कुल ही दिन दिहाड़े करने की इजाज़त दे दी गई। ताहम ये इजाज़त सलायाम बहरहाल नहीं थी। इससे फ़ायदा उठाने वाले बिल्कुल वही थे जो अशरों से इस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। लेकिन अब यह हुआ कि वो नोट कमाने के साथ साथ मुल्क के मुआशी मोहसिन भी बन गए। लेकिन अचानक एक दिन इल्म हुआ कि जो ईरानी तेल बजरिया स्मगलिंग मुल्क में आ रहा है उसकी अदायगी पाकिस्तान रुपयों में नहीं डॉलरों में हो रही थी। यानी ज़र मुबादला तो डॉलरों में ही खर्च हो रहा है मगर सरकार को टके की भी कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं मिल रही। डॉलरों को बचाने का जो फलसफा घड़ा गया था वो तो सिरे से फ्लॉप हो गया और रियासत को जो पैसा टैक्स और ड्यूटी की मद में मिलता था वो इससे भी महरूम हो गई। हाँ, अलबत्ता इस निज़ाम से अशरों से मौज मेला करने वालों ने मजीद मौज मेला किया और इसके एवज रियासत के साथ वही हुआ जो 100 जूते और 100 प्याज खाने वाले मुहावरे में बताया गया है।
एक तरफ तो यह हुआ कि स्मगलशुदा तेल की सारी कीमत डॉलरों में वसूल की गई और दूसरी तरफ यह हुआ कि मंडियों से गंदम और फैक्ट्रियों से खाद पाकिस्तानी रुपयों में खरीदी गई और इस स्मगलिंग से होने वाले नफे से पेशावर से डॉलर खरीदकर अफगानिस्तान ले जाए गए और इन डॉलरों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में वो माल इंपोर्ट किया गया जिसकी अफगानिस्तान में जरूरत ही नहीं होती और फिर वो सारा सामान वापस पाकिस्तान लाकर बेचा गया। इस स्मगलशुदा सामान की फरोख्त से जहां एक तरफ पाकिस्तान को किसी किस्म का टैक्स और ड्यूटी ना मिल सकी, वहीं दूसरी तरफ मुल्क की इंडस्ट्री को इससे जो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा वो अलग है। इस सारे चक्कर को देखें तो इल्म होता है कि इस सारे रौले में सिर्फ और सिर्फ स्मगलरों और उनके मुआविनीन ने कमाई की और पाकिस्तान को हर तरह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान और घाटा बर्दाश्त करना पड़ा। जब मसला आन पड़े तो कागजों के डॉलर भी बाहर नहीं जा सकते और जब आंखें बंद हों तो ट्रॉलर और टैंकर भी किसी को दिखाई नहीं देते। चले ये तो दुरुस्त हुआ कि अब स्मगलिंग की मुआवनत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोग अब तक इस बहती गंगा में स्नान करते रहे हैं उनका भी कोई खाता खुलेगा या सारा जोर सिर्फ सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने पर लगा रहेगा? काश कोई समझे कि यह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान भी जिना हाउस है और इसको लूटने खसूटने वालों के साथ भी बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए जो जिना हाउस को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ हो रहा है। अल्लाह मुझे फतवों से महफूज रखे, लेकिन मेरे ख्याल में यह मुल्क किसी तरह भी जिना हाउस से कम नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसा जिना हाउस है जिसने 24 करोड़ लोगों को अपने अंदर समेट रखा है और पनाह दी हुई है। भला इसकी हुर्मत और हिफाजत से किस तरह कोताही की जा सकती है? गुज़िश्ता कई अशरों से इस मुल्क को खुलकर लूटा गया और ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स और इदारे ने आंखें बंद कर रखी थीं। अब मुआशी कड़ाके निकले हैं तो सबको होश आ गया है। चले मान लिया कि हमें उस जिना हाउस की फिक्र करनी चाहिए जिसकी अदायगी जिना साहब के वरसा को कर दी गई थी, तो क्या हमें इस जिना हाउस की फिक्र नहीं करनी चाहिए जिसके मकरूजों की तादाद 24 करोड़ है?